हेलो फ्रेंड्स, औद्योगिक क्रांति भाग 4 के साथ आज हम आपसे जुड़ रहे हैं और इसमें औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप ब्रिटेन में और शेष यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा, वहाँ की महिलाओं, वहाँ के बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ा, वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, इन प्रभावों को हम देखेंगे। औद्योगिक क्रांति का प्रभाव। औद्योगिक क्रांति, इसका प्रभाव क्या हुआ। सबसे पहले वहां के समाज के ऊपर। जब औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में चालू हुई तो उसे डेवलपमेंट तो बहुत हुआ, लेकिन हर एक चीज का कुछ प्रभाव सकारात्मक होता है, कुछ नकारात्मक भी होता है। तो जब उद्योग धंधे लगे तो उससे प्रदूषण बहुत बड़े पैमाने पर फैला। बड़े पैमाने पर प्रदूषण फैला, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, हर तरह का। एक तो प्रदूषण, दूसरा समाज में माइग्रेशन, प्रवास बहुत तेजी से हुआ। लोग गांव से शहर की ओर भागे, रिमोट क्षेत्रों से लोग शहर की ओर पलायन करने लगे, शहरी आबादी बहुत तेजी से बढ़ी। शहरी आबादी का विकास, शहरों में इस बड़ी आबादी के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं थी, फलस्वरूप जो आने वाले लोग थे उनको वो सारी सुविधाएं नहीं मिल सकी। ना रहने के लिए मकान थे, ना और स्वास्थ्य सारी सुविधाएं थी। फलस्वरूप वो जैसे तैसे रह रहे थे और उसका परिणाम विभिन्न प्रकार की बीमारियां और अस्वस्थ जो है जनसंख्या, उसका हो जाना। तो शहरी आबादी का विकास बहुत तेजी से हुआ। चौथा, जो ग्रामीण क्षेत्र थे, ग्रामीण क्षेत्र से जब शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन हुआ तो लोगों की पहचान, लोगों के पते, लोगों का समाज सब बदल गया। ग्रामीण क्षेत्र में जो धनी किसान थे, जो बड़े जमींदार जैसे लोग थे, उन्होंने बाड़ाबंदी आंदोलन चलाया, जिससे बहुत से छोटे किसान भूमिहीन हो गए। बाड़ाबंदी आंदोलन चला जिससे कि लोग भूमिहीन होते चले गए। तो समाज के क्षेत्र पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, इसका परिणाम ये हुआ कि लोगों को हैजा, आंत्रशोथ, टाइफाइड, आंत्रशोथ, टाइफाइड, हैजा है, कालरा है, डायरिया है, इस प्रकार की बीमारियां, आंत्रशोथ या टाइफाइड जैसी बीमारियां होती थी और लोग समय से पहले मर जाते थे। शहरों में धुआं उगलती चिमनियां पूरे शहर के वायुमंडल को प्रदूषित कर रही थी। चार्ल्स डिकेंस का एक उपन्यास है, उसमें वो कोक टाउन नाम के एक शहर का वर्णन करते हैं। उन चार्ल्स डिकेंस अंग्रेजी के लेखक हैं। इनका उपन्यास है हार्ड टाइम्स। हार्ड टाइम्स उपन्यास का नाम है। कोक टाउन उस शहर का नाम है जिसका उल्लेख इस उपन्यास में है। उसमें लिखते हैं कि औद्योगिकरण के कारण किस तरह शहर का रूप बदल गया है। जो मकान हैं वो सब लाल ईंटों वाले मकान काली ईंटों में परिवर्तित हो चुके हैं। शहर का स्वरूप बड़ा डरावना हो गया है। मनुष्य जो काम करते हैं उनके चेहरे कालिमा से पुते हुए हैं। उन भट्टियों में, उन धुओं में जो काम करते हैं, मनुष्य की जो शक्ल बदल गई है, शहर का स्वरूप बदल गया है। तो इतने बड़े पैमाने पर प्रदूषण फैला, नदियाँ पानी पीने योग्य नहीं रह गया। गरीब मजदूर
झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे, जो शहर की तरफ भाग करके आए थे, शहरों की आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ी। माइग्रेशन के कारण आपको मालूम हो कि 1720 में ब्रिटेन में केवल 2 शहर ऐसे थे जिनकी आबादी 50,000 थी। 50,000 की आबादी के केवल 2 शहर थे, और 1850 तक आते आते ब्रिटेन में ऐसे शहरों की आबादी 29 हो गई। 29 शहर ऐसे थे, 29, जिनकी आबादी 50,000 से ज़्यादा थी। तो 100 साल के लगभग 50,000 से आबादी से ज़्यादा वाले शहर 29 हो गए। तो ये लोग कहाँ से आए थे? गाँवों से शहरों की ओर माइग्रेशन। शहरों में अनाप शनाप तरीके से जनसंख्या बढ़ गई, लेकिन जनसंख्या के रहने के लिए न तो पर्याप्त मकान थे, न पर्याप्त भौतिक सुविधाएं थी। तो इससे लोगों का जीवन प्रभावित हुआ, लोगों की जो जिंदगी थी वो कम हो गई। लोग कारखानों में काम करते थे, और एक सर्वे हुआ था, उस सर्वे में बताया गया कि ऐसे 28% लोग थे जिन्होंने 14 वर्ष से कम आयु में कारखानों में काम करना चालू किया। कारखानों में काम करने वाले लोग लगभग 1/3 ऐसे थे जिन्होंने 14 वर्ष से कम उम्र में मजदूरों के रूप में काम करना चालू कर दिया था। मतलब छोटे बच्चे, महिलाएं कारखानों में काम करती थी। जो गांव से शहर की ओर भाग करके आए, वो लोग अपनी जीविका के लिए कारखानों में काम करते थे। तो लोगों के पते बदल गए, लोगों के मकान बदल गए, लोगों की पहचान बदल गई, और बहुत से किसान जो गांव में छोटे खेतिहर थे वो भूमिहीन हो गए। वो भूमिहीन क्यों हो गए? औद्योगिकरण के कारण लोगों की जो स्वार्थ लिप्सा थी, पैसे की जो भूख थी, वो बढ़ी, और बड़े किसानों ने 1770 के बाद ब्रिटेन में एक आंदोलन चालू हुआ, उसको कहते हैं बाड़ाबंदी आंदोलन। बड़े किसानों ने अपने खेतों के आसपास की भूमि, जो कॉमन्स लैंड होती थी या छोटे किसानों की ज़मीन होती थी, उसको मिला करके बड़े बड़े फार्म अपने स्थापित कर लिए। छोटे किसान भूमिहीन हो गए। अब जो छोटे किसान भूमिहीन हो गए तो कुछ दिन तक तो उन्होंने गाँव में रह के काम करना चालू किया, बड़े किसानों के खेतों पर काम करते थे। बाद में वो गाँव से शहरों की ओर भाग गए। तो ऐसे भूमिहीन कृषकों का शहर की ओर पलायन हो गया। बात समझ में आई? तो बाड़ाबंदी आंदोलन करने के कारण बहुत से लोग शहरों में भाग करके आए, शहरों की आबादी इसलिए बढ़ गई। आपको आश्चर्य होगा कि शहरों में जो प्रदूषण था, इसकी वजह से ब्रिटेन में लोगों की जो औसत आयु थी वो बहुत कम थी। औसत आयु 15 वर्ष, बर्मिंघम में 15 वर्ष, मैनचेस्टर में 17 वर्ष, मतलब औसत आयु 15 वर्ष, 17 वर्ष, 21 वर्ष तक, मैक्सिमम 15 से 21 वर्ष, इतने उम्र तक आते आते लोग मर जाते करते थे। क्यों? छोटी अवस्था में कारखानों में काम करते थे, पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं थी नहीं, बहुत बदतर जिंदगी जीते थे, और उसका प्रभाव उनके स्वास्थ्य पर पड़ता था, और उस समय से पहले इस दुनिया को छोड़ जाते थे। प्रायः मरने वाले जो लोग होते थे, छोटे छोटे बच्चे होते थे, जो कि बहुत कम उम्र में 9 वर्ष से कम आयु के बच्चों से भी काम लिया जाता था, और काम के घंटे बहुत ज़्यादा, 14 घंटे से अधिक, 14-15 घंटे से अधिक काम बच्चों से लिया जाता था, महिलाओं से काम लिया जाता था। तो ऐसी स्थिति में उनकी मृत्यु होनी थी। ओके, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपसे कि औद्योगिक क्रांति का प्रभाव क्या पड़ा? ये आंसर सारे बिंदुओं को लिख देंगे आप। इसके अतिरिक्त एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो उद्योगपति थे वो बच्चों व महिलाओं को काम पर क्यों रखना पसंद करते थे? महिलाएं और बच्चे ये काम पर क्यों रखे जाते थे? जो उद्योगपति होते हैं उनका उद्देश्य कम पैसे में काम कराना। ओके, तो उद्योगपति लोग जो थे वो कारखानों में प्रायः ऐसे बच्चों और महिलाओं को काम पे रखते थे जिससे कि कम मजदूरी। पहली बात, इनको इसलिए रखा जाता था कि इनकी मजदूरी कम होती थी। दूसरा,
बच्चे और महिलाएं विद्रोह नहीं करते थे, विद्रोह करने की संभावना कम, उनको आसानी से डांट डपट भी कर सकते थे। तीसरा, बच्चे और महिलाओं के लिए सीमित स्थान में काम करना आसान था, इनको काम करने के लिए स्थान सीमित चाहिए था, तंग स्थान में भी काम कर सकते थे। पुरुष का शरीर भारी भरकम होता है, मशीनें बहुत पास पास होती थी, स्थान सीमित होता था, वहाँ उनको काम करने में परेशानी आती थी। तो महिलाएं और बच्चे ऐसे तंग स्थानों में भी काम कर सकते थे। ओके, तो इन सब वजहों से महिलाओं और बच्चों को खास करके खनन क्षेत्रों में, ये जो सक्रिय जगहें थी जहाँ मशीनें पास पास होती थी, वहाँ पर नियोजित किया जाता था, जिससे कि काम आसानी से हो सके। ओके, तो ये कुछ मुख्य वजह थी जिससे कि महिला और बच्चों को काम पर लिया जाता था। ठीक है, मैंने बताया, ध्यान रखना कि खनन क्षेत्र, सूती वस्त्र उद्योग के क्षेत्र, सूती वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में क्यों रखते थे? महिलाएं और बच्चों की जो उंगलियां हैं वो पतली होती थी, जब सूत टूट जाता था तो उस सूत को जोड़ने में महिलाओं और बच्चों को काम में रखा जाता था। पुरुष अगर उसको जोड़े भी तो पुरुषों के हाथ कठोर होते हैं, उनकी उंगलियां भी मोटी होती हैं, तो सूत को आसानी से जोड़ नहीं पाते थे। तो इसलिए सूती वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में नंबर 4 महिलाओं और बच्चों की डिमांड होती थी सूत जोड़ने के काम में। ओके, कई बार मशीनों के अंदर घुस करके मशीनों की साफ सफाई भी करनी होती थी, इनको रविवार के दिन भी बुलाया जाता था। तो बच्चे और महिलाएं उन तंग मशीनों में जाकर के, जहां स्थान बहुत कम होता था, साफ सफाई भी आसानी से कर लेते थे। तो ये सब कारण थे जिससे महिलाओं और बच्चों को काम पर रखा जाता था। ओके, अब ये तो बातें हो गई कि प्रदूषण का लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। दूसरा क्वेश्चन आपको मैंने बताया कि महिलाओं और बच्चों को काम पर क्यों रखा जाता था। औद्योगिकरण का राजनीतिक क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ा। ओके, देखिए, जो ब्रिटेन की संसद है, पार्लियामेंट, संसद में 2 सदन हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ लॉर्ड के वो सदस्य होते हैं जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जमींदार हैं, ऐसे लोग। हाउस ऑफ कॉमन्स में जो सामान्य लोग निर्वाचित होकर के आते हैं ब्रिटेन की पार्लियामेंट में, जैसे अपने यहाँ हाउस ऑफ कॉमन्स लोकसभा है, हाउस ऑफ लॉर्ड राज्यसभा है। तो हाउस ऑफ लॉर्ड में जो उच्च सदन है पार्लियामेंट का, उसमें बड़े उद्योगपति आते हैं। तो उन उद्योगपतियों ने, जमींदारों ने ऐसे कानून बनाए, औद्योगिकरण के कारण ऐसे कानून बन गए जिसका कि प्रभाव आम जनता पर पड़ा। ऐसे कानून कौन से थे? एक कानून ब्रिटेन की संसद ने बना रखा था, कॉर्न लॉ, मक्का के संबंध में कानून। इसको समझ लीजिएगा, ये पूछा जाता है। दूसरा कानून था जुड़वा कानून, ट्विंस एक्ट और कॉर्न लॉ। ब्रिटेन में जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड थे, बाड़ाबंदी के बाद उनके पास बड़ी ज़मीनें आ गई, उन्होंने बड़े बड़े कृषि फार्म स्थापित कर लिए। तो जो उपज होती थी उस उपज के मालिक वो होते थे। तो ब्रिटेन में जो लोग थे उनका मुख्य आहार था मक्का। ब्रिटेन की संसद ने इन बड़े जमींदारों के प्रभाव में आकर के उसने एक ऐसा कानून बना दिया जो कृषि के क्षेत्र से संबंधित था। और इस कानून में व्यवस्था थी कि जब तक मक्का की कीमतें बहुत ज़्यादा न बढ़ जाएं, तब तक मक्का बाहर से आयात नहीं किया जा सकता। इस बात को समझिएगा, मक्का की कीमतें जब आसमान छूने लग जाए तभी बाहर से मक्के को आयात कर सकते थे, अदरवाइज कीमत बढ़ने पर भी मक्के को हम बाहर से मंगा नहीं सकते थे, जब तक एक निश्चित सीमा तक न बढ़ जाए। लाभ क्या होता था कि जो ये भूमि के मालिक थे, जो बड़े व्यापारी या बड़े लैंडलॉर्ड, वो लोग मक्के को जमाबंदी कर लेते थे, अपने पास
रोक लेते थे अपने गोदामों में, मक्के की कीमतें बाजार में बढ़ने देते थे। फलस्वरूप जो उपभोक्ता था, खास करके मजदूर वर्ग, उसको ज़्यादा पैसे मक्के के लिए चुकाने पड़ते थे। मक्के की कीमतें बाजार में खूब बढ़ती जाती थी और मक्का बेचते नहीं थे। जब खूब बढ़ जाती थी तब वो मक्के को बेचते थे, तो दोहरा मुनाफा कमा रहे थे। लेकिन प्रभावित कौन हो रहा था? जो कारखाने में काम करने वाले मजदूर थे, छोटे किसान थे, जिनके पास खाने के लिए नहीं होता था, वो महंगे मूल्यों पर मक्के को खरीदते थे। तो कार्न लॉ एक ऐसा कानून था जिससे कि जो बड़े जमींदार थे वो लोग बहुत ज़्यादा लाभ कमा रहे थे। मक्का बाहर से आ भी नहीं सकता था, ऐसा कानून बना दिया था। दूसरा, जुड़वा कानून ब्रिटेन की संसद ने बना दिया। ये कानून 1795 ईस्वी में बनाया गया। जुड़वा कानून इसीलिए कहते हैं कि दो कानून थे, नंबर 1, नंबर 2। जुड़वा कानून में पहले में ये प्राविधान था कि किसी भी व्यक्ति को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, ब्रिटिश संविधान के खिलाफ, राजा के खिलाफ बोलने का अधिकार नहीं था। जैसे भारत में जब इमरजेंसी लागू की गई थी तो सरकार के खिलाफ आपको बोलने का अधिकार नहीं था। तो इसी तरह जुड़वा कानून बनाया गया 1795 में, जिसमें संविधान और सरकार, इसके खिलाफ न कोई बोल सकता था, न कोई भाषण दे सकता था। अभिव्यक्ति पर, लिखने पर रोक, और अगर कोई ऐसा करता तो उसे जेल। दूसरा कानून था 50 या उससे अधिक, 50 से अधिक लोग एक स्थान पे इकट्ठे नहीं हो सकते थे। भारत में धारा 144 है ना, धारा 144 कई बार अशांति होने पर लागू कर दी जाती है, जिसमें 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एक स्थान पर नहीं खड़े हो सकते। इसी प्रकार ये कानून था। ब्रिटेन में जो जुड़वा कानून बनाया गया, उसकी जो दूसरी धारा थी, 50 से अधिक लोग किसी स्थान पर खड़े नहीं हो सकते थे। सरकार ने ऐसा इसलिए किया था जिससे कि कोई भी प्रदर्शन या कोई ऐसी सार्वजनिक सभा ना हो सके। तो औद्योगिकरण जब बढ़ा तो लोगों का जो असंतोष बढ़ा, कार्न लॉ के कारण लोग महंगे कीमतों पर मक्का खरीदने के लिए बाध्य थे, तो लोग नाराज थे। तो उस गुस्से को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने ऐसे कानून बना दिए। संविधान का विरोध नहीं कर सकते, सरकार का विरोध नहीं कर सकते, ऐसी कोई जनसभा या कोई ऐसा प्रदर्शन नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में लोगों का आक्रोश और बढ़ गया। आग पर घी का काम हो गया। आग जल रही थी, लोगों को गुस्सा था ही, ऐसे खतरनाक कानून बन गए, लोग और गुस्सा हो गए। परिणाम ये हो गया कि जो लोग भूखे लोग थे, उन लोगों ने ब्रेड के स्टोरों, अनाज के गोदामों, इनको लूटना चालू कर दिया है। जगह जगह अराजकता ब्रिटेन में फैल गई। ओके, और इस चीज को ध्यान रखना, ये समय भी ब्रिटेन के लिए बड़ा अनफेवरेबल था। ये समय ऐसा था 1792 से लेकर के 1815, ये वो समय था जब ब्रिटेन नेपोलियन के साथ युद्ध में उलझा हुआ था। उस समय देश में उद्योग धंधे ठप हो गए थे, वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही थी, खाने पीने की चीज़ों की कीमतें बेतहाशा बढ़ रही थी, लोग भूख के कारण बेहाल थे। उधर देश युद्ध में फंसा हुआ था और देश में अराजकता और फैल गई। ओके, नेपोलियनिक युद्ध की वजह से देश में बाहरी संकट तो था ही, देश के अंदर भी संकट आ गया। देश में एक अराजकता का जैसा माहौल फैल गया। यही नहीं, इसी बीच इस विद्रोह को दबाने के लिए जब सरकार ने सख्ती दिखाई, सरकार ने लोगों की बोलने की आज़ादी तो छीन ही ली थी जुड़वा कानून के द्वारा। लोगों को ऐसी राजनीतिक सभा करने, लोकतांत्रिक अधिकार लोगों के ख़त्म कर दिए गए थे। लोगों को संघ बनाने का अधिकार नहीं था। महिलाओं, बच्चों को जो कारखाने में लगाया जाता था, बहुत कम मजदूरी दी जाती थी। तो इन सब जो मांगें थी आम आदमी की, जो ज़रूरतें थी, वो पूरी नहीं हो पा रही थी। इसलिए ब्रिटेन में औद्योगिकरण के दुष्परिणाम के रूप में कई तरह से परेशानियां उत्पन्न हो गई। पहली परेशानी तो लोगों ने दंगे चालू कर दिए, अराजकता की स्थिति आ गई। बाहरी आक्रमण तो था ही, देश में अराजकता। दूसरा और क्या हुआ, इसको ध्यान से सुनिएगा। जब औद्योगिकरण हुआ तो जीवन के हर क्षेत्र में मशीनीकरण का प्रभाव बढ़ा। उद्योग धंधों में मशीनों का प्रयोग हो गया। जो काम पहले मनुष्य करते थे, हस्तशिल्प खत्म हो गया।
अब कारखानों में मशीनें करने लगी। जो काम खेतों में पहले मनुष्य करते थे, वहाँ ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, कंबाइन मशीनें आ गई, वो करने लगी। तो मनुष्य गांवों में बेरोजगार हो गया। शहरी क्षेत्र में मशीनों का प्रयोग होने से लोगों की मांग कम हो गई। मजदूरों की जब मांग कम हो गई तो मजदूरी भी कम हो गई। मजदूर शहरों में तो बहुत से आ गए थे, लेकिन मांग थी नहीं शहरों में, तो मजदूरी हो गई कम। और उधर अनाज की कीमतें, ध्यान रखना, मक्का की कीमतें बढ़ गई। लोगों को काम मिल नहीं रहा था, जबकि उनको खाने के लिए ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा था। तो बिल्कुल विपरीत चीज़ थी। लोग खाने के लिए परेशान थे। लोगों को खाने के लिए ना तो पैसे, उनके जेब में पैसे थे, और जो सामान था बहुत महंगा था। ऐसी स्थिति में लोगों ने सोचा कि जो मशीनें हैं, लोगों ने अपना गुस्सा किस पे निकाला? मशीनों पर। लोगों को लगा कि इन मशीनों की वजह से वो लोग बेरोजगार हो गए। ओके, एक मिलिट्री से रिटायर्ड थे, नेड लुड, जनरल नेड लुड। जनरल नेड लुड, इन्होंने मजदूरों के अधिकारों, महिलाओं के अधिकारों, लोगों को राजनीतिक संघ बनाने, महिलाओं और बच्चों को मिनिमम मजदूरी, न्यूनतम मजदूरी, इन सब मांगों को लेकर के आंदोलन किया। जनरल नेड लुड ने आवाज़ उठाई कि जो बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उनको कम से कम एक निश्चित मजदूरी दी जाए। मजदूरों को राजनीतिक संघ बनाने का अधिकार हो, मजदूरों को मताधिकार हो। ब्रिटेन में लोकतंत्र तो था, 1688 में गौरवशाली क्रांति के बाद लोकतंत्र की स्थापना हो गई थी, लेकिन लोगों को मत देने का अधिकार नहीं था। तो मजदूरों को मत देने का अधिकार दिया जाए, राजनीतिक संघ बनाने का अधिकार दिया जाए, न्यूनतम मजदूरी दी जाए, इन सब काम के घंटे सीमित किए जाएं। इन सब मांगों को जनरल नेड लुड ने उठाया। लेकिन इनके अनुयायी जो थे और एग्रेसिव हो गए। उन लोगों ने मशीनों को तोड़ना चालू कर दिया। जो मशीनें थी, उन लोगों ने उसको तोड़ना चालू कर दिया। उनका गुस्सा मशीनों पर निकला। वो सोचते थे कि मशीनों की वजह से हम बेरोजगार हो गए हैं, तो मशीनों को तोड़ दो तो हमें काम मिल जाएगा। कारखानों के ऊपर, कृषि क्षेत्रों के ऊपर, बड़े कृषि फार्मों के ऊपर आक्रमण होना चालू हो गए। कृषि फार्मों पर रात के अंधेरे में लोग आक्रमण करते, लोगों का हुजूम पहुंचता और कृषि फार्मों को आग लगा देता। ट्रैक्टर, कंबाइन मशीन इनको तोड़ डालता, और ऐसी धमकी भरी चिट्ठियां भी फार्म हाउस के मालिकों को मिलने लगी, जिसमें एक ऐसा व्यक्ति था जो मिथकीय था, कैप्टन स्विंग, उनका नाम लिखा होता था। लेटर आता था कैप्टन स्विंग के नाम से ऐसे बड़े जमींदारों को कि अपनी मशीनों को आप स्वयं तोड़ डालो, अन्यथा हम लोग आक्रमण करके नष्ट कर देंगे। तो बहुत से जमींदारों ने तो अपनी मशीनें स्वयं तोड़ दी, इस आशंका से कि कहीं आक्रमण हो गया तो उनके फार्म हाउस को आग लगा दिया जाएगा। तो कैप्टन स्विंग एक आतंक का पर्याय बन गया। तो जनरल नेड लुड और उनके समर्थक ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में मशीनों को तोड़ने लगे। देश में जब इस प्रकार की अराजकता फैल गई तो सरकार ने इसको कंट्रोल करने के लिए भी सोचा। इस आंदोलन को नेड लुड का आंदोलन कहते हैं और इनके समर्थकों को लुड्डायत कहते हैं। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि जनरल नेड लुड के समर्थकों की और जनरल नेड लुड की क्या विचारधारा थी। तो केवल ये मशीनों को ही नहीं तोड़ते थे, ये महिलाओं के अधिकारों की भी बात करते थे, लोग श्रमिकों के अधिकारों की बात करते थे। सारी बातें लिखना आप, ओके। बहरहाल अब सरकार ने दंगे को कंट्रोल करने के लिए कोशिश किया और 1976 लोगों के ऊपर मुकदमा चलाया गया। बहुत से लोगों को पकड़ा गया, कुछ लोगों को मृदंड दिया गया, कुछ को आजीवन कारावास दिया गया, कुछ को ब्रिटेन से ऑस्ट्रेलिया भेज दिया गया। जैसे अंग्रेज़ों के समय भारत में जो बड़े नेता होते थे, ऐसे लोग जो क्रांतिकारी होते थे, ब्रिटिश सरकार उनको काला पानी की सजा दे देती थी, उनको अंडमान भेज देती थी। इस तरह ब्रिटेन में जो अपराधी थे, अगर वो अपराध करते थे तो उनको ऑस्ट्रेलिया भेज दिया जाता था। ऑस्ट्रेलिया निर्जन महाद्वीप था, वहाँ बहुत कम लोग थे, तो ब्रिटेन उन लोगों को ऑस्ट्रेलिया में बसाने के उद्देश्य से उनको भेज देता था। तो ऐसे बहुत से लोगों को तो ऑस्ट्रेलिया भेज दिया गया। 9 लोगों को फांसी दे दी गई।
505 लोगों के ऊपर मुकदमे चला करके उनको कारावास दे दिया गया। 450 लोगों को ऑस्ट्रेलिया भेजा गया। ऑस्ट्रेलिया भेजे जाने वाले लोग थे 450, इनको ऑस्ट्रेलिया भेजा गया। तो इस तरह बहुत से लोगों को इस अपराध में, जो मशीनों को तोड़ने वाली घटना थी, उसमें एक्यूज पाया गया और उनको ब्रिटिश की सरकार ने दंडित भी किया। ये तो सब हुआ, लेकिन अभी भी लोगों का विरोध समाप्त नहीं हो रहा था। लोग ब्रिटिश सरकार से गुस्सा थे और ब्रिटिश सरकार से चाहते थे कि वो कॉर्न लॉ खत्म करे, जुड़वा कानून खत्म करे, मजदूरों को उनके अधिकार दिए जाएं, मताधिकार दिए जाएं। इसके लिए अगस्त 1819 में मैनचेस्टर शहर के पीटर्सलू मैदान में, मैनचेस्टर में पीटर्सलू का मैदान है, वहां पर 80,000 मजदूरों की भीड़ इकट्ठे हो गई और वो अपने अधिकारों की मांग करने लगे। ब्रिटिश सरकार ने मजदूरों के भीड़ के ऊपर दमनात्मक कार्रवाई कर दी, गोलियां चलवा दी। सेंट पीटर्सलू में बहुत से मजदूर मारे गए, बहुत से घायल हो गए। इस घटना को पीटर्सलू मास स्कैर, पीटर्सलू का नरसंहार कहते हैं। और अगस्त 1819 में ये खूनी खेल खेला गया और मजदूरों की आवाज़ को क्रश कर दिया गया, दबा दिया गया। इसको सेंट पीटर्सलू की घटना के नाम से जानते हैं। ओके, मजदूरों के अधिकार का दमन कर दिया गया। मजदूरों के अधिकार का दमन हो गया, लेकिन अभी भी ना तो कॉर्न लॉ खत्म हुआ, ना जुड़वा कानून खत्म हुआ। धीरे धीरे इसके खिलाफ गुस्सा होता रहा और अंत में संसद में इसकी आवश्यकता महसूस की गई कि जुड़वा कानून खत्म किया जाए। संसद के जो प्रतिनिधि थे वो लोग भी चाहने लगे कि जुड़वा कानून खत्म किया जाए और 1825 में जुड़वा कानून खत्म किया गया। तो 1819 में जो मजदूरों का बलिदान था, वो बलिदान काम आया और अंत में जाकर के जुड़वा कानून, जो खतरनाक कानून था, उसको 1825 में खत्म कर दिया गया। तो ये वो घटनाएं थी। अगर पीटर्सलू की घटना पूछ ली जाए, नेड लुड कौन थे, कॉर्न लॉ क्या था, जुड़वा कानून क्या था, औद्योगिकरण के फलस्वरूप महिलाओं और मजदूरों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, बच्चों और महिलाओं को काम पर क्यों रखा जाता था, ये औद्योगिक क्रांति से जुड़े हुए थोड़े छोटे सवाल हैं। एक बड़ा प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि मजदूरों और महिलाओं के कल्याण के लिए औद्योगिक क्षेत्र में कौन से नियम बनाए गए, उद्योग को कंट्रोल करने के लिए, जिससे कि मजदूरों का शोषण ना हो सके, ऐसे कौन से कानून आए, उसको देखते हैं। अब बच्चों हम देखेंगे कि कारखानों में जो मजदूरों का शोषण हो रहा था, विशेष करके बच्चों और महिलाओं का, उस शोषण को रोकने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किया। देखिए, बात होती है कारखाना अधिनियम की। कारखाने में काम करने वाले मजदूरों के लिए सरकार ने क्या नियम बनाए, उसको कहते हैं कारखाना अधिनियम। देखिए, ब्रिटेन में दो क्षेत्र मुख्य रूप से थे, सूती वस्त्र उद्योग या दूसरे उद्योग, और दूसरा क्षेत्र था खनन। लोहे की खानें थी, लोहा, कोयला, ये। तो इन दोनों क्षेत्रों में मजदूरों और महिलाओं से काम लिया जाता था। काम के घंटे कोई परिभाषित नहीं थे, काम के घंटे 15 से 18 तक होते थे। बच्चों की उम्र सीमा निश्चित नहीं थी, 9 वर्ष से कम बच्चों से भी काम लिया जाता था। कारखाने में काम करते समय अगर महिला या बच्चे की मृत्यु हो जाती थी तो किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति की व्यवस्था नहीं थी। मतलब मजदूरों के कल्याण के किसी भी प्रकार का कोई भी प्रावधान इन पूंजीपतियों के द्वारा नहीं था। ऐसी स्थिति में जब मजदूरों ने आंदोलन करना चालू कर दिया तो
पहली बार सरकार को मजबूर होकर के सोचना पड़ा। 1819 में सेंट पीटर्सबर्ग की जो घटना थी वो बड़ी ऐतिहासिक घटना थी। 80,000 मजदूरों के आंदोलन को दबा तो दिया गया, लेकिन मजदूरों की जो आवाज़ थी वो संसद तक पहुंच गई और पहली बार 1819 में कारखाना अधिनियम बनाया गया। ये नियम सूती बस उद्योग और दूसरे उद्योगों पर लागू होता था। ध्यान रहे, इस क्षेत्र पर अभी नहीं, इस चीज़ को समझिएगा। 1819 में जो कानून बनाया गया वो सूती बस उद्योग और दूसरे अन्य उद्योगों पर लागू होता था। इसमें कहा गया कि 9 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं उस पर रोक। अब इसका अर्थ आप समझ सकते हैं कि 9 वर्ष से कम बच्चे से भी कारखाने में काम लिया जाता था। पहली बार 1819 में कानून बनाया गया कि 9 वर्ष से कम आयु के बच्चों से काम कारखाने में नहीं लिया जाएगा। ठीक, ओके। इसी तरह 1819 के कानून में ये कहा गया कि जो 9 वर्ष से लेकर के 16 वर्ष के बीच के बच्चे हैं उनके काम के घंटे सीमित। काम के घंटे फिक्स किए गए। 9 से 16 वर्ष तक के आयु के बच्चों से काम लेने के घंटों को फिक्स किया गया। फिक्स कितना? 12 घंटे। ध्यान रहे, 12 घंटे काम इनसे लेना, 12 घंटे काम लिया जा सकता है। ये कानून बन गया। ओके। 1833 में यह कानून बनाया गया कि 9 वर्ष के जो बच्चे हैं इनसे रेशम वस्त्र के कारखानों में काम लिया जा सकता है। जो 9 वर्ष तक के बच्चे हैं इनको रेशमी वस्त्र के कारखानों में काम लिया जा सकता है। यह कानून बना दिया गया। और जो काम किससे लिया जा रहा है, किन परिस्थितियों में लिया जा रहा है, इसके लिए एक कारखाना निरीक्षक, एक फैक्ट्री सुपरवाइजर की पद की नियुक्ति दी गई। उसका काम था कि वो कारखाने में देखे कि ऐसे छोटे बच्चों से तो काम नहीं लिया जा रहा है, लेकिन इसकी कोई प्रभावी व्यवस्था हुई नहीं। कानून तो बनाया गया कि हर फैक्ट्री में एक कारखाना निरीक्षक होगा, वो व्यवस्था कर देखेगा कि किसी कारखाने में कम आयु के बच्चों से काम ना लिया जाए। ये व्यवस्था 1833 में हुई। ठीक। 1847 में ये कानून बना कि 10 घंटे काम महिलाओं और बच्चों से, जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, इनसे 10 घंटे ही काम लिया जा सकता है। और कारखाना जो निरीक्षक था, जो फैक्ट्री सुपरवाइजर था, इसके पद को सख्ती से लागू किया गया। 1847 में जाकर के कारखाना निरीक्षक के पद पर लोगों की नियुक्ति दी गई। काम के घंटे 10 हुए। ओके। तो इन 3 चरणों में सूती बस उद्योग के क्षेत्र में कारखाना अधिनियम जो बना, उससे ये लाभ हुआ कि मजदूरों के काम की अवधि 10 घंटे हो गई। इसको 10 घंटा कानून कहते हैं। ठीक। तो फैक्ट्रियों में, बस उद्योग में तो स्थिति में सुधार आया, लेकिन जो खनन उद्योग था, जहाँ खाने, लोहे के खाने, कोयले के खाने, वहाँ स्थिति अभी नहीं बदली। वहाँ छोटे बच्चों को खानों के अंदर सुरंगों में काम करना पड़ता था, अंधेरी सुरंगों में, जिसमें कि खान के गिरने का भी भय होता था। और ख़ास करके सैकड़ों मीटर गहरी खानों में महिलाओं और बच्चों को उतारा जाता था, और वो लोग क्रोलिंग करते हुए घुटनों के बल चलते थे अंधेरी सुरंगों में, और वो कोयले की ट्रालियों को घुटने के बल चल करके ढोकर के बाहर लाते थे। एक बच्चा जिसके गर्दन में रस्सी बंधी होती थी, उसके पीछे ट्राली होती थी, ट्राली में कोयला होता था, दूसरा बच्चा उस ट्राली को धक्का देता था और
जो सुरंगें होती थी उनमें जगह जगह दरवाजे होते थे जिससे सुरंगों में पानी ना भर जाए। आप इमेजिन करिए कि सैकड़ों मीटर नीचे धरती के वहाँ से कोयले को बाहर लाना कितना मुश्किल भरा काम था। अंधेरी सुरंगें, दम घुट जाए। ऐसे ही सुरंगों में महिलाओं और बच्चों को काम पे लगाया जाता था क्योंकि वो सीमित स्थानों में, सक्रिय स्थानों में जा सकती थी। तो ऐसे बच्चे जो कोयले को ढोते थे उनको कोल बेयरर्स कहते थे, और जो दरवाजे को बंद करते चलते थे, पीछे से धक्का देते थे ट्रॉली में, उनको ट्रूपर्स कहा जाता था। कोल बेयरर्स और ट्रूपर्स। तो वहाँ खानों की स्थिति बड़ी खराब थी। खानों के क्षेत्र में पहला कानून 1842 में बनाया गया। इसमें 9 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे थे और महिलाएं थी, इनको खानों में अंदर प्रवेश पर रोक, इनके खानों में नीचे जाकर के काम करने पर रोक लगाई गई। मतलब छोटे बच्चों को और महिलाओं को उन सुरंगों में नहीं भेजा जाएगा। यह कानून कब बना? 1842 में। ओके, काम के घंटे अभी वहां वही रहे, 14-15 घंटे ही। 1847 में फील्डर्स फैक्ट्री एक्ट, इसके तहत 10 घंटा कानून खान के क्षेत्रों में भी लागू किया गया। 1847 में वो कानून बनाया गया कि जो माइंस हैं वहाँ भी केवल 10 घंटे ही काम लिया जाए, इससे ज़्यादा काम नहीं लिया जा सकता। और जो ये फैक्ट्री सुपरवाइजर था, इसको भी देखना था कि कोई पुरुषों का या महिलाओं का शोषण ना कर सके। लेकिन उसके बावजूद भी पुरुषों और महिलाओं का शोषण होता रहा। कई बार पूंजीपति स्वयं करते थे और कई बार जो मजदूर होते थे वो जानबूझ के कराते थे। ऐसा कैसे? मजदूरों का वेतन बहुत कम मिलता था। ध्यान रहे, इस कानून से काम के घंटे सीमित हुए थे, वेतन की बात नहीं की गई थी। वेतन कितना दिया जाएगा? तो पूंजीपति वेतन कम देते थे। ऐसी स्थिति में लोग स्वयं काम करते थे, उनकी महिलाएं काम करती थी, बच्चे काम करते थे, सब लोग काम करते थे, तो किसी तरह से परिवार का गुजारा होता था। इसलिए प्रायः जो पुरुष होते थे वो लोग अपने बच्चे की आयु को बढ़ा करके बताते थे। कम आयु के बच्चे की उम्र वो बढ़ा करके बताते थे जिससे कि उसको काम मिल जाए कारखाने में और कुछ पैसे मिल सकें जिससे कि परिवार का गुजारा चल सके। तो इस तरह नियम तो बन गए, लेकिन फिर भी कम आयु के बच्चे काम करते रहे और जो कारखाना निरीक्षक थे इनका वेतन कम होता था। तो ये लोग भ्रष्टाचार के शिकार हो गए। पूंजीपतियों ने इनको रिश्वत दे दी और इन लोगों ने आंखें बंद कर ली। कारखानों में भी, फैक्ट्रियों में नियम तो बन गए, लेकिन मजदूरों का शोषण अभी रुका नहीं। और इस तरह से मजदूरों का शोषण कम थोड़ा जरूर हुआ, लेकिन पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ। लेकिन फिर भी कारखाना अधिनियम की वजह से स्थिति धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगी और इस तरह से मजदूरों के जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। मित्रों, आपको वीडियो कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रिया भी देंगे और अपने मित्रों को भी शेयर करेंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक्स।